नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बीता टीम में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग रिया क्वीन के भारी डिमांड पर लेके आए हैं सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लेके आए। देखिए, ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस किस साल पूछा गया क्वेश्चन, मतलब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे एनालाइज्ड क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को जोर से जोर शेयर कर दीजिए ताकि वे सभी क्वेश्चन जान जाए। और कमेंट में आप उनको कमेंट करके बताइए कि आपको किस से सब्जेक्ट में एनालाइज्ड क्वेश्चन चाहिए, कौन सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में चाहिए, फटाक से कमेंट करके बताइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ रहा है कि बफर स्टॉक किसे कहते हैं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर दोस्तों कि बफर स्टॉक का मतलब है किसी वस्तु की बड़ी मात्रा का भंडार करना। इसका मकसद वस्तु की कीमत और मात्रा को नियंत्रित करना होता है। बफर स्टॉक को सुरक्षा स्टॉक या इन्वेंट्री बफर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपका बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को स्टॉक करना आपातकाल के लिए। जैसे मान लीजिए कि युद्ध हो गया किसी भी देश के खिलाफ, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक करके रखते हैं बफर को। आप मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ को या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट सामान को स्टॉक करके रखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बफर स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 आपसे दोस्तों यहाँ पर ये पूछ रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार किस प्रकार बेहतर है। ठीक है, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, 19 में, 20 और 22 में पूछा गया। ठीक है, देखिए 2017 से 22 तक ये रिपीट हुआ है, लेकिन 23 में नहीं पूछा गया, 24 में भी नहीं पूछा गया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 17 से 22 तक रिपीट हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या बोल रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार अन्य सरकारों के मुकाबले बेहतर होती है क्योंकि यह लोगों की इच्छा अनुसार का सम्मान करती है और उन्हें गलतियों को सुधार का मौका देती है। ठीक है, गलतियों को सुधारने का भी मौका देती है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार में लोगों का मन के हिसाब से काम करवाया जाता है जिसमें लोगों का हित हो। और अगर सरकार कोई गलत का कानून बनाती है या फिर गलत फैसला लेती है तो सरकार को सुधारने का भी मौका मिलता है। ऐसा नहीं कि हम फैसला बना लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2017 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 20 में और 22 में पूछा गया है। खाली 21, 23 और 24 में नहीं पूछा गया, मतलब इस साल आपका पूछा जाना ही ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आप लोग फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार किस प्रकार बेहतर होती है। तो लोकतांत्रिक सरकार अन्य सरकारों के मुकाबले बेहतर होती है क्योंकि यह लोगों की इच्छाओं का सम्मान करती है और उन्हें गलतियों को सुधारने का मौका देती है। ठीक है, इच्छाओं का सम्मान करती है लोगों का, और सरकार जो गलती करती है उसको सुधारने का भी मौका मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों आपसे ये पूछ रहा है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। और ये 2017 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, 19 में, 20 और 22 में पूछा गया। ठीक है, मतलब ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट होता रहा है। तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है दोस्तों, भारत में झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। ठीक है, भारत के झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है, तो झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। ठीक है, 2017 में आया है, 18 में आया, 19 में आया, 20 और 22 में भी आया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि लोकतांत्रिक एवं तानाशाही व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और ये क्वेश्चन 2018 से 19 में, 21 में, 22 में, 23 और 24 में पूछा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है। 2018 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है, 22, 23 और 24 में भी पूछा गया है। क्या क्वेश्चन हो रहा है कि लोकतांत्रिक एवं तानाशाही व्यवस्था पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर दोस्तों कि लोकतांत्रिक सरकार के एक रूप का वर्णन करता है जिसमें प्रतिनिधियों को आम जनता और अन्य निर्वाचित राज्य प्रतिनिधि द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग वोटिंग के द्वारा, जैसे हम लोग किसी को चुनते हैं, जैसे भारत में हम लोग वोटिंग के द्वारा मनपसंद सरकार चुनते हैं। अगर जिसका बहुमत ज़्यादा आएगा उसी को हम लोग ये कर लेंगे, है ना, वही सरकार बैठा लेगा, मतलब वही हम लोग का मनपसंद सरकार हो जाएगा। तो भारत में किस प्रकार की सरकार है, तो लोकतांत्रिक सरकार है। तो वही तानाशाही में क्या होता है, तानाशाही के रूप में जानी जाने वाली एक सरकारी प्रणाली वह जिसमें एक व्यक्ति समूह या दोनों दूसरों पर पूर्ण
शक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मतलब पूर्ण तरह से अपना ताकत का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सत्ता का प्रयोग करते हैं। जिसमें तानाशाही में क्या हो, जैसे चाइना है, चाइना में किसी और व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, लेकिन किसी और व्यक्ति को सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक और तानाशाही में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया कि लोकतांत्रिक और तानाशाही में क्या अंतर होता है। वही प्रश्न नंबर 5 दोस्तों ये पूछ रहा है कि खाद हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, और ये 2022 का है, 23 का 24 में पूछा गया, ठीक है, कि खाद हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर देखिए क्या बोला दोस्तों कि खाद कृषि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इससे कृषि को किसी भी पौधे को उगाने से बहुत ज़्यादा आसान तरीका मिलता है, ठीक है। बहुत सारे फैक्ट्री में हम लोगों को देसी खाद देखने को मिलता है, परंतु जो खाद घर में तैयार होता है वह सबसे सर्वश्रेष्ठ खाद बनाई जाती है, ठीक है। मतलब बहुत सारे खाद हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे फैक्ट्री में यूरिया देखने को मिलता है ना, जैसे एफसीआई फैक्ट्री, आपने एफसीआई फैक्ट्री का नाम सुने, उसमें हम लोग को यूरिया देखने को मिलता है। तो वो यूरिया क्या है, तो वो केमिकल से बना हुआ है, लेकिन हम लोग जो घर में बनाते हैं जैसे चूल्हा का छाई से बनाते हैं, ठीक है, या फिर गोबर से बनाते हैं, या फिर जो कचरा हो गया उससे खाद बनता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों ये बोल रहा है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, और ये क्वेश्चन 2011 में, 12 में, 15 में, 19 में, 20 में, 23 और 24 में भी रिपीट किया गया। देख सकते हैं कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। 2011 में पूछा गया, 12 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 19 में, 20 में, 23 और 24 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर क्या है कि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो किसी राष्ट्र या राष्ट्र राज्य के प्रति वफादारी, भक्ति और निष्ठा पर जोर देती है, और मानती है कि ऐसा दायित्व अन्य व्यक्ति या समूह हितों से अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसा मानती है कि अन्य व्यक्ति या समूह हितों से अधिक महत्वपूर्ण है, जो किसी राष्ट्र को, जो किसी अपने देश को, राष्ट्र या राज्य राष्ट्र के प्रति वफादार या भक्ति या निष्ठा करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए भारत है, तो आप भारत से प्रेम करते हैं कि नहीं ये बताइए। तो बहुत कोई लोग बोलेंगे कि हाँ हम भारत से प्रेम करते हैं, बहुत कोई लगभग लोग बोलेंगे कि हम भारत से प्रेम करते हैं। भारत के लिए आप मरने मिटने के लिए तैयार है कि नहीं, तो बोलेंगे कि हाँ हम भारत के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। तो इसी को हम लोग राष्ट्रीयवाद बोलेंगे, इसी को हम लोग राष्ट्रवाद की भावना बोलेंगे। ऐसे विचारधारा को राष्ट्रीयवादी कहा जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 7 आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो रहा है कि फ्रांस की क्रांति पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। अब ये फ्रांस की क्रांति, बहुत कोई का मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हम लोग तो फ्रांस की क्रांति 9th में ही पढ़ लिए हैं, फिर ये 10th में क्यों दिया गया है। तो ये देखिए इसका ये सिंगल पार्ट है, ठीक है। इसका ये क्या है, इसका ये सिंगल पार्ट है, और नेक्स्ट पार्ट में भी ये बताया गया है। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन है और उसी के साथ अटैच्ड एक क्वेश्चन है नीचे में कि यूरोप से तुलना भी कर कीजिए, ठीक है। नहीं मतलब यहाँ से लिखा गया फ्रांस की क्रांति पर टिप्पणी लिखिए, ये पहला पार्ट। और सेकंड पार्ट क्या है कि यूरोप की क्रांति से भी तुलना कीजिए। तो सेकंड पार्ट में इसका नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, पहला पार्ट को आप देख लीजिए। आंसर क्या बोला देखिए दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति 1790 में शुरू हुई और 1790 दशक के अंत में नेपोलियन बोनापार्ट के उद्गम के साथ समाप्त हुई, ठीक है। यह आधुनिक यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस अवधि में फ्रांसीसी नागरिकों ने अपने देशों के राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान देकर पुनर्निर्मित किया था, ठीक है, ध्यान कर पुनर्निर्मित किया। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरा पार्ट में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में लगूंगा। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट में जरूर से जरूर आप हमको कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन क्वेश्चन में दिक्कत है। जैसे रिया कुमारी का मैंने कमेंट हाईलाइट किया था और ये किया था, तो आप लोग का भी कमेंट में हाईलाइट करूंगा और बताऊंगा कि इस बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत है, इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में दिक्कत है, ठीक है। तो जरूर से जरूर कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत है, मैं आप लोगों का कमेंट हाईलाइट कर दूंगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना नहीं भूले, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूले, क्योंकि आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2017, 18, 19 सारे क्वेश्चन जितना बार पूछा गया है उतना बार का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लेके रखा है, ठीक है। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।